हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स का पार्ट नंबर 4। इससे पहले हम जेनेटिक्स के 3 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिनमें हमने पढ़ा कि मेंडल ने किस प्रकार से मटर के पौधे का ही चुनाव किया, कैसे उन्होंने मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण चुने, और हमने पढ़ा कि जेनेटिक्स में कौन कौन सी वो शब्दावली है जो बार बार इस्तेमाल की जाएगी। तो आज हम मेंडल का प्रयोग पढ़ने से पहले मेंडल के द्वारा अपनाई गई संकरण की तकनीक के बारे में पढ़ लेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने 2 अलग अलग पौधों के बीच में क्रॉस या संकरण करवाया। हम जानते हैं मटर का पौधा द्विलिंगी होता है और मटर के पौधे में फूल की बनावट ही ऐसी होती है कि उसमें स्वपरागण होगा, और स्वपरागण को तो रोकना पड़ेगा और पर परागण को करवाना होगा। तो पर परागण करवाने के लिए मेंडल ने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया उसे हम कहते हैं मेंडल की संकरण की तकनीक। उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि मेंडल ने किस प्रकार से एक द्विलिंगी पौधे को एक लिंगी पौधे में कन्वर्ट किया और उनके बीच में संकरण करवाया। तो सबसे पहले हम इसे आसानी से समझने के लिए 3 चरणों में बांट लेते हैं। मेंडल की संकरण की तकनीक का सबसे पहला चरण होगा विपुंसन, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि विपुंसन का अर्थ क्या होगा। दूसरा चरण होगा परपरागण, और इस तकनीक का तीसरा चरण होगा थैलीकरण। आप संकरण की तकनीक को इन 3 हेडिंग से याद रख सकते हो। पहले विपुंसन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आएगा परपरागण और लास्ट में आएगा थैलीकरण, और इन तीनों के कंप्लीट होते हम समझ जाएंगे कि संकरण किस प्रकार से करवाया जाता है। उसके बाद में जैसे मेंडल के प्रयोग स्टार्ट होंगे उनमें हम इनके बारे में बार बार बात नहीं करेंगे, केवल क्या बोलेंगे कि मेंडल ने एक पौधे का संकरण या क्रॉस दूसरे पौधे से करवाया, और हम समझ जाएंगे कि संकरण किस प्रकार से हुआ होगा। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विपुंसन क्या चीज है। विपुंसन का एक बार मैं आपको अर्थ बता देता हूं। किसी भी द्विलिंगी पुष्प में से उसके नर जनन भाग अर्थात पराग कोशों को अपरिपक्व अवस्था में काटकर हटाना और उस फूल को मादा फूल में बदल देना क्या कहलाएगा? विपुंसन। तो विपुंसन की क्रिया में हमें हटाना किसे होगा? नर जनन भाग यानी कि पराग कोशों को, या पुंकेसर कह दीजिए, काटकर हटा दीजिए। किस चीज को रखा जाएगा, नहीं काटा जाएगा? स्त्री केसर को। और अगर उस फूल में केवल स्त्री केसर बचा तो वो फूल कैसा माना जाएगा? मादा फूल माना जाएगा। तो हम एक द्विलिंगी फूल को मादा फूल में बदलने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं वो विधि कौन सी होगी? विपुंसन। जरूरी था ये, क्योंकि अगर उस द्विलिंगी को एक लिंगी फूल में नहीं बदला जाता तो उसमें पर परागण की बजाय क्या होता? स्वपरागण, और स्वपरागण होता तो हम उसे संकरण नहीं कह सकते। देख लेते हैं ये क्रिया कैसे होगी। इसके लिए मेंडल ने 2 अलग अलग पौधे चुने। उन दोनों पौधों में से एक पौधे को मेंडल ने बना दिया नर और एक को बना दिया मादा। जैसे नर और मादा बनाने से पहले ये दोनों पौधे द्विलिंगी थे, यानी इन दोनों पौधों के फूलों में स्त्री केसर भी थे और पुंकेसर भी थे। जैसा कि इसमें भी देख लेते हैं, स्त्री केसर भी थे और पुंकेसर भी। अब इन्होंने इसमें क्या किया? इस पौधे में से स्त्री केसर को रखकर और पुंकेसरों को अपरिपक्व अवस्था में यहां से हटा दिया, और पुंकेसर जैसे इसमें से हटेंगे तो यहां केवल क्या बचेगा? स्त्री केसर। अर्थात इस फूल में केवल मादा पार्ट ही बचेगा, और मादा पार्ट के बचे रहने के कारण इस फूल को हम बोलेंगे मादा पुष्प। और अगर हम सभी फूलों के साथ ऐसा ही करें कि उन सभी फूलों में से स्त्री केसरों को तो रखा जाए और पुंकेसरों को काटकर हटा दिया जाए, तो इस पौधे के सारे फूल कैसे बन जाएंगे? मादा फूल। और ये पूरा पौधा कैसा बन जाएगा? मादा पौधा। तो इसे हम बोलते हैं मादा पादप। और एक द्विलिंगी पादप को मादा पादप में बदलना ही क्या कहलाता है? विपुंसन। कैसे? इन पराग कोशों को अपरिपक्व अवस्था में कैंची या चिमटी की सहायता से हटाकर हमें इस नर पौधे में से
इस द्विलिंगी पौधे को नर पौधा बनाने के लिए स्त्री केसर को काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? हमें इसके केवल परागकण चाहिए, और परागकण हमें किस में से मिल जाएंगे? इस परागकोश में से। हमें इसके स्त्री केसर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम संतति पैदा करवाने के लिए मातृ पौधे के रूप में यानी मां के रूप में किसका उपयोग करने वाले हैं? मादा पादप का। हमें इस नर पादप में से या इस द्विलिंगी पौधे में से तो केवल किनकी आवश्यकता पड़ेगी? परागकणों की। और हमें तो केवल परागकण इसके ऊपर ट्रांसफर करवाने होंगे। तो इस पौधे में हमें स्त्री केसर की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, उसी में आवश्यकता रहेगी। यानी जो भी बीज पैदा होंगे वो कौन से पौधे से पैदा होंगे? मादा पौधे से। हमें इससे बीज पैदा नहीं करवाने, तो इसमें हमें स्त्री केसर को हटाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये तो था विपुंसन, जिसमें हमने एक द्विलिंगी पौधे को एक लिंगी यानी मादा पौधे में कन्वर्ट कर दिया, ताकि हम परपरागण करवाकर संकरण की क्रिया को कंप्लीट कर सकें। इसके बाद में हम चलते हैं दूसरे चरण में, और दूसरा चरण था परपरागण। अब परपरागण कैसे होता है आप सबको पता ही होगा कि एक पौधे के किसी पुष्प से परागकणों को निकालकर दूसरे पौधे के किसी फूल के स्त्री केसर पर ट्रांसफर करना क्या कहलाएगा? परपरागण। यानी कि हमने नर पौधे के पुष्प में से पुष्प के पुंकेसरों में से परागकणों को निकाला और उनको किसके ऊपर छिड़क दिया? हमने इस मादा पौधे के मादा पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर। अर्थात हमने नर पौधे में से परागकणों को निकाल लिया और उसे मादा पौधे के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर कर दिया। इस क्रिया को हमने क्या बोला? परपरागण। परपरागण होने के बाद में यहां पर अगर हम इसे थोड़ा सा जूम करके यहां पर देख लें, मान लीजिए ये एक पुष्प है जो कि मादा पुष्प है, जिसमें क्या होगा? एक स्त्री केसर। अब इस स्त्री केसर के ऊपर परागकण आ चुका है, क्योंकि परपरागण करवा चुके हैं हम। इस परागकण में होंगे नर युग्मक। वो नर युग्मक इस स्त्री केसर में अंडाशय में जाकर जुड़ेंगे बेजांड के अंदर मादा युग्मक से, और नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलन से जो बीज बनेगा उस बीज में इस नर पौधे के लक्षण भी पाए जाएंगे और मादा पौधे के लक्षण भी पाए जाएंगे। इस प्रकार से हम इसमें संकरण को कंप्लीट करेंगे। लेकिन एक और बात, जब हम यहां पर परपरागण करवा चुके हैं तो और ये भी चांसेस होते हैं कि कहीं और से, मान लीजिए कोई तीसरा पौधा इनके आसपास में कहीं उगा हुआ है, उस पौधे से भी कोई परागकण आकर इस मादा पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाए। ऐसा होने से इसके लक्षण भी इसमें आ जाएंगे, और ये हो सकता है कि इसके द्वारा इसे फर्टिलाइज ना किया जाए, वो वाला पौधा, उस पौधे का परागकण इसे फर्टिलाइज कर दे, तो हमारा संकरण बिल्कुल बेकार हो जाएगा। क्योंकि हमें तो इस नर पौधे के लक्षण चाहिए, ना कि किसी और के। तो हमें किसी और पौधे के परागकणों को यहां आने से रोकना होगा, और उसे रोकने के लिए हम तीसरा चरण अपनाते हैं। वो कौन सा होगा? थैलीकरण, जिसे बोरा वस्त्रावरण भी कहा जाता है। तो थैलीकरण में हम क्या करेंगे? परपरागण के बाद में मादा पुष्प के स्त्री केसर को किसी थैली से ढक देंगे, और उसे थैली से ढकना ही क्या कहलाएगा? थैलीकरण। और थैली से ढकने के बाद में किसी भी दूसरे परागकण के आने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। जैसे तीसरे नंबर पे मैं लिख देता हूं, इस क्रिया को बोला जाएगा थैलीकरण। और थैलीकरण की अगर परिभाषा पूछी जाए तो हम क्या लिखेंगे कि किसी भी मादा पुष्प के स्त्री केसर को या उसके वर्तिकाग्र को किसी थैली के द्वारा ढका जाना ही क्या कहलाएगा? थैलीकरण। और हम इसे क्यों ढकेंगे? ताकि हमारे चुने गए जनक के अलावा किसी और पौधे के परागकण इसके ऊपर स्थानांतरित न हो सकें। तो इस प्रकार से अगर इस स्त्री केसर को यानी मादा पुष्प के स्त्री केसर को हम किसी थैली की सहायता से ऊपर से ढक देते हैं, तो बिल्कुल चांसेस खत्म हो जाएंगे कि कोई और भी परागकण यहां पर आ सके। तो हमारा संकरण बिल्कुल सही से होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि मेंडल ने इन 3 तरीकों को अपनाकर संकरण को सफल बनाया। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे मेंडल के द्वारा किया गया एकल संकर संकरण प्रयोग। वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियोस में। थैंक यू सो मच।